Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we are going to talk about chapter number 15 of class 12, that is biodiversity and conservation. In the previous video of this chapter we have already discussed about the types of biodiversity, patterns of biodiversity, latitudinal gradient, why the tropical areas harbor more biodiversity as compared to temperate areas, as well as species area relationship. Now in this session we are going to talk about loss of biodiversity, why should we conserve biodiversity, and at last we are going to discuss about how can we conserve this biodiversity. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. तो जो सबसे पहला टॉपिक है आज का वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट एरियाज़ के. उसके कुछ रीज़न थे. पहला रीज़न था कि जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं वो इक्वेटर के पास में होते हैं, तो इक्वेटर के पास में होने की वजह से ज़्यादा सोलर रेडिएशन आती है. ज़्यादा सोलर रेडिएशन की वजह से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है. दूसरा रीज़न था कि ट्रॉपिकल एरियाज़ जो है वो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं इवोल्यूशन के दौरान. तो चूँकि अनडिस्टर्ब्ड एरिया है तो स्पेसिएशन के लिए ज़्यादा टाइम मिला है. स्पेसिएशन का मतलब होता है नई स्पीशीज़ की फॉर्मेशन होना. तो अब वहाँ पे ज़्यादा स्पेसिएशन हुआ तो उसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं, ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में मिलती है. लेकिन जो पैसिफिक आइलैंड है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही है, और जैसे ही हमने ट्रॉपिकल आइलैंड के ऊपर कॉलोनाइजेशन शुरू किया तो उसकी वजह से उस पैसिफिक आइलैंड पे रहने वाली 2000 स्पीशीज़, जो बर्ड की 2000 स्पीशीज़ थी, वो एक्सटेंट हो गई. अगर हम IUCN रेड लिस्ट डेटा की बात करें 2004 के अकॉर्डिंग, तो इस रेड लिस्ट में अभी तक 784 स्पीशीज़ के एक्सटेंशन का डॉक्यूमेंट हमें मिलता है. इन 784 स्पीशीज़ में 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं और 87 प्लांट की स्पीशीज़ जो है वो एक्सटेंड हो चुकी हैं. अब जो रीसेंट एक्सटेंशन कौन कौन से हुए हैं, हम एक बार उनके एग्जांपल्स का भी डिस्कशन कर लेते हैं. पहला है डोडो बर्ड. ये जो बर्ड है डोडो, दैट इज़ फ्रॉम मॉरिशस. क्वागा इज़ फ्रॉम अफ्रीका. Thalassin is from Australia, Steller sea cow is from Russia, and there are 3 subspecies of tiger, that is Bali, Javan and Caspian. ये सारे recent examples हैं extension के. ये जो example हैं ये बहुत ज़्यादा important हैं क्योंकि यहाँ से बोर्ड और नीट दोनों में question पूछे जाते हैं. नीट के एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आपको डोडो, क्वागा, थैलासिन और इन सबको मैच करना होगा इनकी नेटिव कंट्री के साथ. तो एक तरफ आपको कंट्रीज़ और एक तरफ इन ऑर्गेनिजम्स के नाम दे देंगे और आपको मैच द कॉलम करना है. तो इस वजह से इनकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, और नीट के पेपर में तो आता ही आता है, साथ में बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है. अब कुछ लास्ट 20 साल के अंदर जो जो एक्सटेंशन हुए अगर हम उनकी बात करें तो पिछले 20 साल में 27 स्पीशीज़ जो है वो एक्सटेंड हो चुकी हैं, और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन को भी फेस कर रही हैं. और थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन में 15,500 स्पीशीज़ आती हैं जिनके ऊपर अभी एक्सटेंट होने का खतरा मंडरा रहा है. इन 15,500 स्पीशीज़ में 12% बर्ड की स्पीशीज़ हैं, 23% मैमल्स की स्पीशीज़ हैं, 32% सारे एम्फीबियंस हैं और 31% जिम्नोस्पर्म हैं. ये इम्पॉर्टेंट है डेटा, ये आपके बोर्ड और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट इज़ एक्सटेंशन, कि फ़िलहाल कौन सा एक्सटेंशन चल रहा है, इससे पहले कितने एक्सटेंशन हो चुके हैं, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं. तो अभी तक इन टोटल पहले 5 मास एक्सटेंशन हो चुके हैं. एक मास एक्सटेंशन ऑनगोइंग है जिसे हम 6th मास एक्सटेंशन बोलते हैं. अब यहाँ से बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे पहले कितने एक्सटेंशंस हो चुके हैं अभी तक, और करेंटली कौन सा ऑनगोइंग है, और कैसे ये जो ऑनगोइंग मास एक्सटेंशन है वो प्रीवियस 5 से डिफरेंट है. इस तरीके से बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है. तो पहले कितने मास एक्सटेंशन हो चुके हैं? 5. फिलहाल जो चल रहा है वो कौन सा है? 6th. और ये 6th मास एक्सटेंशन कैसे अलग है प्रीवियस 5 से? तो जो डिफरेंस है वो रेट में है. The current species extinction rate are estimated to be 100 to 1000 times faster than the pre-human activities, and all due to the human activities. कि ये जो फिलहाल मास एक्सटेंशन चल रहा है इसका जो रेट है वो 100 से 1000 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 5 मास एक्सटेंशन के. और इन रेट के लिए, इतनी हाई रेट ऑफ एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब अगर किसी एरिया से बायोडाइवर्सिटी जा रही है, ख़त्म हो रही है, तो उसकी वजह से उस रीजन में, उस एरिया में क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में देख लेते हैं. द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन लीड्स टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन,
lowered resistance to the environmental pre-disturbance such as drought, increased variability in the ecosystem processes such as the plant productivity, water usage, pest and disease cycle. कि जो प्लांट प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाता है लो डाइवर्सिटी की वजह से, जो रेजिस्टेंस वगैरह है जैसे ड्रॉट्स वगैरह से जो बचने की कैपेसिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, और इसके साथ साथ जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, चाहे वो वाटर टेबल हो, डिजीज़ साइकिल हो, हर चीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है. Now what are the various causes of biodiversity loss? कि क्या कारण है जिनकी वजह से इतनी biodiversity loss चल रही है. तो there are 4 major reasons for this biodiversity loss, और इन चारों reasons को collectively बोला जाता है evil quadrant. अब ये आपके बोर्ड के एग्जाम में नॉर्मली 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में ये आ रहा है तो पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड वन इज स्पीशीज एरिया इन्वेजन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एंड द लास्ट वन इज को एक्सटेंशन. अब ये चारों रीज़न जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस के, इनको हम एक एक करके देख लेते हैं. पहला है बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. The tropical rainforest, which used to cover around 14% of Earth land surface, now covers no more than 6%. कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे पहले लैंड जो टोटल एरिया है हमारी अर्थ का उसका 14% कॉन्स्टिट्यूट करते थे, लेकिन अब ये रिड्यूस होकर कितना परसेंट पे आ चुका है, 6% पे आ चुका है. अमेजन रेन फॉरेस्ट जिसे हम लंग ऑफ द प्लैनेट भी बोलते हैं उसको कॉन्टीन्यूसली काटा जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है. किस चीज़ के लिए? पहला है सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए, और दूसरा है उस पूरे एरिया को ग्रासलैंड बनाया जा रहा है ताकि वहाँ पे कैटल्स वगैरह को रेज़ किया जा सके. तो इन दोनों रीजंस की वजह से अमेजन रेन फॉरेस्ट को बहुत हाई रेट से काटा जा रहा है. When the large habitats are broken, mammals and the birds requiring large territories and migratory habit are badly affected, leading to the population decline. तो अगर ऐसे बहुत बड़े बड़े जो फॉरेस्ट हैं जब उनको काट लिया जाता है तो उसकी वजह से वहाँ रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की जो हैबिटेट है, जो उनकी रहने की जगह है, वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है, और उसकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी क्या होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन. तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा यूज़ करना. तो पिछले 500 ईयर्स में बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक्सटेंट हुई हैं. उसके 2 एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कशन करेंगे. पहला है स्टीलर सी काऊ. अब आपको याद होगा स्टीलर सी काऊ हमने पहले भी पढ़ा था रिसेंट एक्सटेंशन के एग्जाम्पल में, और स्टीलर सी काऊ कहाँ से थी इसका आंसर आप मुझे करेंगे. दूसरा है पैसेंजर पिजन, और ये जो दोनों स्पीशीज़ हैं वो फ़िलहाल एक्सटेंट हो चुकी हैं. किसकी वजह से? ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, कि हमने इनको ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयट किया जिसकी वजह से ये स्पीशीज़ फ़िलहाल ख़त्म हो गई हैं. यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्टीलर सी काऊ या पैसेंजर पिजन है क्या हम उसे एक्सटेंट होने से बचा सकते थे? तो इसका आंसर होगा येस, हम बचा सकते थे, क्योंकि ये कोई नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से ख़त्म नहीं हुई हैं, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ख़त्म हुई हैं, तो इन्हें बचाया जा सकता था. Now the third point is alien species invasion. When the alien species are introduced unintentionally or deliberately, they turn invasive and cause the decline or extinction due to the lack of predator. Basically alien species वो होती हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग नहीं करती हैं, उन्हें कहीं और से लाके वहाँ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. ऐसी नई स्पीशीज़ को हम एलियन स्पीशीज़ बोलते हैं उस एरिया के लिए. अब चूँकि हमें पता है कि फूड साइकिल वर्क करती है प्रे एंड प्रेडेटर के रिलेशनशिप पे. अब चूँकि इनका कोई भी प्रेडेटर अवेलेबल नहीं है क्योंकि किसी दूसरी जगह से लाके लगाई गई हैं उस जगह पे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेसिव हो जाती हैं, और जो वहाँ की नेटिव जो स्पीशीज़ हैं, वहाँ के जो नेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा थ्रेट बन जाती हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन के. पहला है नाइल पर्च, जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था लेक विक्टोरिया में, दैट इज़ इन ईस्ट अफ्रीका. अब जैसे ही नाइल पर्च को लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस कराया गया तो उसकी वजह से यहाँ पे उसका कोई भी प्रेडेटर नहीं था, जिसकी वजह से उस एरिया के यानी उस लेक विक्टोरिया के अंदर रहने वाली 200 स्पीशीज़ ऑफ चिचलेट फिशेस जो थी वो ख़त्म हो गई. यानी एलियन स्पीशी को अगर किसी एक जगह इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उसकी वजह से वहाँ की जो नेटिव स्पीशीज़ हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, ख़त्म होने लगती हैं. और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन के. पहला है कैरेट ग्रास, जिसे हम पार्थेनियम भी बोलते हैं. दूसरा है लेंटिना, और तीसरा है वाटर ह्यासिंथ, दैट इज़ एकोरिया.
वाटर हायसिंथ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। जब इसे इलाके इंट्रोड्यूस करवाया गया था हमारी कंट्री में, तो उसकी वजह से इसे वाटर बॉडीज़ में जब इंट्रोड्यूस कराया गया तो ये बहुत ज़्यादा इन्वेसिव हो गया, क्योंकि इसका कोई प्रेडेटर वहाँ अवेलेबल नहीं था। और इसकी वजह से इसने क्या किया, उस पूरे लेक के अंदर ऑक्सीजन, जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की जो अमाउंट थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, और उस डेफिशिएंसी की वजह से उस एरिया के अंदर रहने वाली जो फिशेस थी उनकी डेथ होने लग गई थी। तो एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन एक बहुत बड़ा खतरा है। द इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश दैट इज क्लैरिस गैनेपिनस फॉर एक्वाकल्चर पॉजेस थ्रेट टू द इंडिजीनियस कैटफिश इन आर रिवर। बिल्कुल वैसे ही जब अफ्रीकन कैटफिश को इलीगली इंट्रोड्यूस करवाया गया एक्वाकल्चर के लिए, तो उसकी वजह से वहाँ की जो नेटिव जो कैटफिशेस थी उनके लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट बन गई। नाउ द लास्ट वन वॉज को एक्सटेंशन, कि कोई एक बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो म्यूचुअलिज्म के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करती हैं। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है जब दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं और उनके साथ रहने से उन दोनों को फ़ायदा होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं और 12th में पढ़ चुके हैं। तो अब क्या होता है कि अगर कोई एक स्पीशी एक्सटेंड हो रही है तो उसकी वजह से जो उसके ऊपर डिपेंड करने वाली दूसरी स्पीशीज़ थी वो भी क्या हो जाती हैं, साथ में ख़त्म हो जाती हैं। तो ये होता है को एक्सटेंशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कि हमने ये पढ़ लिया कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब पढ़ेंगे कि हम कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं और क्यों उसे कंजर्व करना चाहिए। तो पहला टॉपिक यही होगा, व्हाई शुड वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना ही क्यों है। तो देयर आर 3 मेजर रीजन्स टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। द फर्स्ट वन इज़ नैरोली यूटिलिटेरियन, सेकेंड वन इज़ ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड द थर्ड वन इज़ एथिकल आर्ग्यूमेंट। पहले हम बात करने वाले हैं नैरोली यूटिलिटेरियन में। इट इंक्लूड्स द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फॉर अ डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट, कि हमें डायरेक्टली क्या बेनिफिट हो रहा है हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने से, उसको हम इंक्लूड करते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन में, कि डायरेक्ट हमें इनकम में क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारा क्या डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। अब डायरेक्ट बेनिफिट हमें क्या मिल सकता है बायोडाइवर्सिटी से, फूड मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल सरल हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। तो अगर प्लांट नहीं होंगे तो हमें ये चीज़ें भी नहीं मिलेंगी, तो हमारा डायरेक्ट बेनिफिट है। दूसरा है फायरवुड, थर्ड वन इज फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, वेर देर आर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल टेनिन, लुब्रिकेंट्स, डाई, रेजन्स एंड परफ्यूम्स। इसके साथ साथ मेडिसिनल जो इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है हमारी बायोडाइवर्सिटी की। तो हमें डायरेक्ट बेनिफिट जो होगा उसे हम किस में इंक्लूड करेंगे, नैरोली यूटिलिटेरियन में। With increasing resources put into bioprospecting, nations endowed with a rich biodiversity can expect to reap enormous benefit, कि वो कंट्रीज़ जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अब जैसे जैसे हमारी साइंस प्रोग्रेस कर रही है, हम मैनिपुलेशन कराते जा रहे हैं जेनेटिक्स के अंदर, तो ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने के चांसेस हैं। Bioprospecting is exploring the molecular genetics and species level biodiversity for the products of economic importance, कि बायोप्रोस्पेक्टिंग के अंदर हम जेनेटिक मैनिपुलेशन कराते हैं किसी भी डाइवर्सिटी के अंदर जिससे हमें डायरेक्टली इकोनॉमिकली बेनिफिट हो। ना द सेकेंड वन इज़ ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। हमने नैरोली में पढ़ा हमारे डायरेक्ट बेनिफिट क्या है, तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आता है कि हमारे इनडायरेक्ट बेनिफिट हमें क्या क्या मिलता है हमारी बायोडाइवर्सिटी से। इट इंक्लूड द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फॉर मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट आर नेचर प्रोवाइड, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन प्रोडक्शन। अब हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिल रही है, एल्गी से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, हमें पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं उसके लिए, लेकिन हम ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है जो हमें प्लांट से मिल रहा है। तो जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं वो हमें किस में इंक्लूड करेंगे, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में। इसके अलावा पॉलिनेशन भी हो रहा है, एस्थेटिक प्लेजर भी हमें मिल रहा है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के। द थर्ड वन इज एथिकल आर्ग्यूमेंट। It relates to what we owe to the millions of plant and animals and microbes with whom we share this planet, कि we are not alone on this earth। तो हमारी ये मोरल ड्यूटी बनती है कि हम जिन भी ऑर्गेनिजम्स के साथ हमारा प्लानट शेयर कर रहे हैं उनको कंजर्व किया जाए, उनकी केयर करी जाए। ये आता है एथिकल आर्ग्यूमेंट्स में। Each species has an intrinsic value even if it may not be of current or any economic value to us। हर एक स्पीशी जो हमारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर प्रेजेंट है, हमारी अर्थ में प्रेजेंट है, उसकी अपनी एक इंट्रेंसिक इंटरनल वैल्यू है हमारे इकोसिस्टम में, चाहे वो हमारे लिए किसी काम की हो या ना हो, लेकिन हमारे इकोसिस्टम के लिए उसका सर्वाइवल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसी वजह से हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी को एथिकल आर्ग्यूमेंट के अंदर कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए।
हाउ डू वी कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी, कि अब हमें ये तो समझ आ गया कि हमें क्यों करना है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व, लेकिन अब पढ़ेंगे कि कैसे उसको कंजर्व किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं हमारे पास हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के. सो देर आर टू मेजर वेज टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. द फर्स्ट वन इज इन सिटू कंजर्वेशन, द सेकेंड वन इज एक्स सिटू कंजर्वेशन. हम पहले पढ़ने वाले हैं इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में. इन सिटू कंजर्वेशन को हम ऑन साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं. प्रोटेक्शन इन दर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि इन सिटू कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं, वो जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है उसको उसकी हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट किया जाता है. जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रहता है उसी जगह पे उस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना, उसे कंजर्व करना आएगा इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर. इनका मतलब होता है इनसाइड, कि उनकी नेचुरल हैबिटेट के इनसाइड ही उन्हें प्रोटेक्ट किया जाना इन विल बी इंक्लूडेड इन सिटू कंजर्वेशन और ऑन साइट कंजर्वेशन. Biodiversity hotspot are the regions with very high level of species richness and very high degree of endemism. कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं अर्थ पे जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू बाकी एरियाज़ के. तो वो एरिया जो कि बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस शो कर रहे हैं या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, ऐसे एरियाज़ को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. एंडेमिज्म के बारे में हम छोटे क्लासेस में पहले ही पढ़ चुके हैं. एंडेमिक स्पीशीज़ बेसिकली वो होती हैं जो उसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उसके अलावा कहीं और नहीं पाई जाती. फॉर एग्जांपल गंगा रिवर डॉल्फिन. जो गंगा रिवर डॉल्फिन है वो सिर्फ और सिर्फ गंगा रिवर में ही पाई जाती हैं, कहीं और नहीं पाई जाती. तो गंगा रिवर डॉल्फिन किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, एंडेमिक स्पीशीज़ का एग्जाम्पल हो गया. तो दैट आर स्पीशीज़ कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, कि वो स्पीशीज़ जो कहीं और ना मिले, सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिले, उन्हें हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़. तो अभी तक हमारे वर्ल्ड के अंदर हमने टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का स्पॉट किया हुआ है. कितने टोटल है हमारे पास, 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रेजेंट हैं. अब इन टोटल 34 में से इंडिया में कितने प्रेजेंट हैं, तो इंडिया में बेसिकली 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रेजेंट हैं. पहला है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, सेकेंड वन इज़ इंडो बर्मा एंड द थर्ड वन इज़ हिमालयन. कितने वेस्टर्न हॉटस्पॉट है इंडिया में, 3. सो बाय प्रोटेक्टिंग दीज हॉटस्पॉट वी कैन रिड्यूस दी ऑनगोइंग मास एक्सटेंशन बाय 30%. हमने पहले ही पढ़ा था कि 6th ऑनगोइंग मास एक्सटेंशन है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से चल रहा है. रेट इसकी 100 to 1000 टाइम फास्टर है प्रीवियस मास एक्सटेंशन से. तो अगर हम इन सिर्फ हॉटस्पॉट एरियाज़ को ही कंजर्व कर लें तो भी हम ये जो मास एक्सटेंशन चल रहा है इसको 30% तक रिड्यूस कर सकते हैं. Now India has 14 biosphere reserve, 90 national park as well as 448 wildlife sanctuaries. Now we will talk about sacred groves. Here the tracts of forest were set aside and all the trees and wildlife within were verniated and given total protection. कि sacred groves वो areas होते हैं जहाँ पे plant को, trees को, wildlife को पूरा protection दिया जाता है, उनको किसी भी तरीके से disturb नहीं किया जाता. अब इंडिया में कौन कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे ये सेक्रेड ग्रुप्स मिलते हैं, इसके एग्जाम्पल भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं. तो सेक्रेड ग्रुप्स की कुछ प्लेसेस देख लेते हैं इंडिया में जो प्रेजेंट हैं. पहला है खासी एंड जयंतिया हिल्स दैट आर इन मेघालय एंड दे आर द लास्ट रेफ्यूजीज फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स. कि खासी और जयंतिया हिल्स जो मेघालय में प्रेजेंट हैं वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा रेयर और थ्रेटेंड प्लांट मिलते हैं और वो सिर्फ वही लास्ट रेफ्यूजी हैं, इसके अलावा अब वो बाकी जगह से ऑलमोस्ट एक्सटेंट हो चुके हैं. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ सेक्रेड ग्रुव्स इज अरावली हिल्स दैट इज़ प्रेजेंट इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट दैट इज़ इन कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर दैट इज़ इन मध्य प्रदेश. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेक्रेड ग्रुव्स के. अब आ जाते हैं हम एक्स सिटू कंजर्वेशन के ऊपर. हमने इन सिटू कंजर्वेशन में क्या पढ़ा कि इनसाइड देयर हैबिटेट, कि उनको हैबिटेट के अंदर ही उसी जगह पे उनके घर में ही उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है. लेकिन एक्स सिटू कंजर्वेशन में उन्हें उनकी हैबिटेट के आउटसाइड दूसरे सेफ एरियाज़ के अंदर उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, उन्हें कंजर्व किया जाता है. हियर द थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल्स वर टेकन आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग्स where they can be protected and given special care. कि जितने भी threatened या endangered plant या animals हैं उनको उनकी habitat से बाहर ले जाया जाता है और special areas में रखा जाता है और वहीं पे उनको protect किया जाता है और उनकी care करी जाती है. यानी outside conservation हो रहा है उनकी natural habitat से, off-side conservation भी हम ex situ conservation को बोल सकते हैं. अब कौन कौन से example होंगे ex situ conservation के, तो zoological park, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, बोटानिकल गार्डन, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं.
अब कुछ एडवांस टेक्निक्स भी आ गई हैं हमारे पास एक्स-टू कंजर्वेशन के लिए, हमारे स्पीशीज़ को बचाने के लिए। पहली टेक्निक है क्रायो प्रिजर्वेशन, सेकेंड वन इज़ इन विट्रो, थर्ड वन इज़ टिश्यू कल्चर एंड द लास्ट वन इज़ सीड बैंक। अब इन चारों के बारे में एक एक करके हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या किया जाता है कि जो गैमेट्स हैं उनको वाइबल और फर्टाइल कंडीशन में रखा जाता है। बेसिकली क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है, टेम्परेचर रखा जाता है -196 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड नाइट्रोजन में हम उनके गैमेट्स को, किसी भी स्पीशीज़ के गैमेट्स को प्रिजर्व करते हैं, यानी गैमेट्स को हम लिक्विड नाइट्रोजन में एट द टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस प्रिजर्व करते हैं, तो उसकी वजह से वो वाइबल और फर्टाइल कंडीशन में हम एक लंबे टाइम तक उन्हें स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ इन विट्रो, द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन द लैब। ये तो हम बहुत पहले और बहुत सारी चीज़ों टॉपिक्स में डिस्कशन कर चुके हैं हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, कि यहाँ पे जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन किया जाता है लेबोरेटरीज़ में, लैब्स में फर्टाइल बनाया जाता है, फर्टिलाइजेशन किया जाता है। द थर्ड वन इज़ टिश्यू कल्चर, जिसके अंदर प्लांट प्रोपोगेशन भी इंक्लूड होता है। बेसिकली अगर किसी प्लांट में रूट स्टेम लीव से अगर नया प्लांट राइज कराते हैं तो उसे प्लांट प्रोपोगेशन बोला जाता है। और टिश्यू कल्चर के अंदर अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल यानी कैलस की फॉर्मेशन करी जाती है, और उस कैलस से ही हम क्या करते हैं, अलग अलग जो प्लांट के पार्ट हैं उनकी फॉर्मेशन कराते हैं। एंड द लास्ट वन इज सीड बैंक। हेयर द सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, कि यहाँ जो सीड्स हैं उनको काफ़ी एक लंबे टाइम तक के लिए स्टोर करके हम रख सकते हैं। What are the various steps taken by the nations for the biodiversity conservation? कि अब हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए अलग अलग देशों ने मिलकर क्या क्या स्टेप्स लिए। तो देर आर बेसिकली two major steps. The first one is Earth Summit that was held in Rio de Janeiro in the year of 1992. यहाँ से भी आपके 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं नेशंस के द्वारा हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो पहला हुआ है अर्थ समिट, जो कि हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 के ईयर में। दूसरा है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि वर्ल्ड समिट हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ये हुआ था जोहान्सबर्ग, दैट इज़ इन साउथ अफ्रीका, इन द ईयर ऑफ 2002। 2002 में वर्ल्ड समिट हुआ, 1992 में अर्थ समिट हुआ। अब जब वर्ल्ड समिट हुआ था उसका मेन लोगो क्या था, किस चीज़ के लिए, मेन ऑब्जेक्टिव के लिए हमने वर्ल्ड समिट किया था, तो यहाँ पे 193 कंट्रीज़ ने मिलकर प्लेज लिया था कि 2010 तक ये अपने बायोडाइवर्सिटी लॉस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देंगे, रोक देंगे। इस मेन ऑब्जेक्टिव के लिए वर्ल्ड समिट को करवाया गया था। So that's all for today. If you have liked our video, then please do not forget to like, share and subscribe our channel. Also, you can tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.